Students, in this video we are going to learn about capacitor and capacitances, another important chapter from the topic of electrostatics. Capacitor happens to be a device that stores electric potential energy. Now this electric potential energy is developed due to the rearrangement of electric charges in an electric field. So roughly we can say a capacitor stores electric charges, but that's not a perfect statement, that's not a correct statement. Whenever we are talking about capacitor, you need to understand that the capacitor is basically going to store electrical potential energy. Now this electrical potential energy is stored in form of rearrangement of electrical charges in electric field. Now once you start thinking about capacitor, I would prefer you to think capacitor as a tank which is storing the electrical potential energy. जैसे कि आप घरों में टंकी देखते हो, टंकी क्या करती है, पानी को स्टोर करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल डीसी सर्किट में ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर एक तरह की टंकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इलेक्ट्रिकल डीसी सर्किट में फ्रेंड्स। तो दिस इज गोइंग टू स्टोर electrical potential energy in form of rearrangement of the electrical charges placed in electric field. Students, capacitor has got large number of practical applications in our day-to-day life. One of the such application of capacitor is that it is used in electronic flash units. मोबाइल फोन से जब आप कैमरे से, मोबाइल फोन के कैमरे से जब आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हो, तो जो कैमरे का जो फ्लैश होता है, उस फ्लैश यूनिट में एक कैपेसिटर के थ्रू आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहे होते हो। एसी सर्किट्स के फिल्टर्स में कैपेसिटर्स का यूज होता है। जो रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है, तो जब आप उस रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में जब आप ट्यूनिंग कर रहे होते हो, चैनल ढूंढ रहे होते हो, तो वो चैनल को ट्यून करने के लिए भी आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे होते हो, वो भी कैपेसिटर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर की खासियत क्या होती है कि वो सारी की सारी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह स्टोर करता है, और जब मुझे उस एनर्जी को रिलीज करना होता है तो वो एक साथ सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस बहुत कॉमनली यूज होती हैं। एक आपने बैटरी का नाम सुना होगा, देखा भी होगा बैटरी। बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी जब चार्ज को स्टोर करती है, या बैटरी जब एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रेंड्स। तो आपको यह समझना है कि जब हम बैटरी की बात कर रहे हैं, तो बैटरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। और जब आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो, तो कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये जो स्टोर एनर्जी कर रहा है, ये किस तरह से स्टोर, इस एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इस एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर और बैटरी में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन बैटरी एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रही है, और बैटरी और कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये पहले दोनों में एक तो सिमिलैरिटी है कि दोनों एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। डिसिमिलैरिटी क्या है कि एक
इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, दूसरा उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बैटरी और कैपेसिटर के बीच में अंतर को आपको समझना होगा कि जब आप बैटरी के थ्रू एनर्जी को डिस्चार्ज कराते हैं, तो जब बैटरी से एनर्जी डिस्चार्ज होती है वो एनर्जी कांस्टेंट रेट्स पे डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी डिस्चार्जेस एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट, धीरे 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 एनर्जी का डिस्चार्ज। अगर ये टाइम है और मैं यहां पे एनर्जी को ले लूं तो इसमें एनर्जी एक कांस्टेंट रेट से ऐसे डिस्चार्ज करती चली जाएगी। तो यहां पर एनर्जी आ गया आपका और ये टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे डिस्चार्ज होती है? ऑल इट्स एनर्जी इन वन शॉट। मतलब मैं अगर कैपेसिटर के लिए एनर्जी टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो एक पल्स की तरह एनर्जी डिस्चार्ज हो गई, एक इंस्टेंटेनियसली एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, इस किसी टाइम t1 पे उसने सारी की सारी एनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया। तो एक पल्स, एक शॉट में, जैसे अगर आप एक लाइट को, एक एलईडी लैंप को अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी से वो एलईडी लैंप कांस्टेंट रेट पे जलती रहेगी। वो केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा होगा? लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर वही एलईडी लाइट को अगर आपने किसी कैपेसिटर के थ्रू अटैच कर दिया तो वो एक ही शॉट में पूरी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देगा एंड देन इट विल फिनिश ऑफ। सो दैट इज हाउ द बैटरी discharge differs from capacitor discharge. So capacitor discharges energy at a one instant, instantaneously in one shot, whereas battery discharges the energy with a constant rate, friends. So that is how you can understand the difference, similarity and the difference between the capacitor and the battery. Now what is the symbol for capacitor? जब आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे या पेपर बुक में पढ़ेंगे, पेपर में या बुक में, तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर का सिंबल दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। या तो दो पैरेलल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, या एक सीधी लाइन और एक हल्की सी कर्व लाइन के थ्रू। जो ये सीधी लाइन है ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव प्लेट को डिनोट करती है, और जो टेढ़ी लाइन होती है वो नेगेटिव प्लेट को डिनोट करती है। So that is what is the symbol that one's use for showing the capacitor. अगर कैपेसिटर का वेरिएबल नेचर यानी वो ट्यूनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू हर समय बदल रही है, तो कैपेसिटर को, वेरिएबल कैपेसिटर को के साथ हम एक एरो लाइन, एरो हेड बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस, बट इट स्टोर्स द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, and when it discharges the energy, it discharges the energy at one instance, and that is the reason why you will find the capacitors also to be used with fans or as an starter with tube lights. You must have seen in your coolers also the fans generally have this capacitor. कैपेसिटर चूंकि एक साथ सारी की सारी एनर्जी को डिस्चार्ज करने की क्षमता रखता है, इन वन शॉट इट डिस्चार्जेस द एंटायर एनर्जी, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अटैच्ड विद द फैंस एंड मोटर्स एक्सेट्रा। उसमें क्या होता है कि जब कोई फैन रुका हुआ है तो उसको उस स्टेट से, स्टेट ऑफ रेस्ट से लाने में, चलाने में आपको ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक बार वो मोशन में आ गया तो आपको उतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके उस एनर्जी ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए, जिसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो हमने क्या किया? एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर ने एक ही झटके में अपनी सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर दिया और उसको मोशन में ला दिया। अब एक बार आपका पंखा घूमने लगा तो अब उसको चलाए रखने के लिए आपको
उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी जितनी उसको घुमाने की जरूरत थी। तो आप हल्के हल्के रेट पे, कांस्टेंट रेट पे आप एनर्जी देते जाएंगे और पंखा आपका घूमता जाएगा। तो पंखा हो गया, पंप्स हो गए, इन सब जगहों पर भी कंडेंसर का यानी कैपेसिटर का यूज होता है। तो कैपेसिटर इज यूज्ड basically to store the energy and to release the energy in one shot. Let's try to understand how can one make a capacitor. तो generally capacitor is made up of two conductors, किसी भी शेप के, ये जरूरी नहीं कि वो प्लेट ही हो, लेकिन चूंकि ISC syllabus में we have got only parallel plate capacitor, that's the reason why I am written down over here as plates. So a capacitor consists of two conductors called as plate carrying equal and opposite charges separated by some distance with the help of any insulator, and this insulator is often referred in capacitors as dielectric. तो कैपेसिटर कोई भी दो कंडक्टर्स से मिला के बनता है। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक कंडक्टर है एंड देन वी हैव गॉट अनदर कंडक्टर, वन इज गिवन विद अ प्लस क्यू चार्ज, अनदर वन इज गिवन with a minus q charge. What we are doing in conductor, in capacitor, I just not told you that the electrical energy or electrostatic potential energy is stored by rearranging the charge on the plates. तो हम करेंगे क्या, ये जो चार्ज है इस चार्ज को ही रीअरेंज करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, और उसके अंदर एनर्जी का स्टोरेज हो जाता है। तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स विच कैरीज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब तुम देख सकते हो यहां पर मैंने क्या किया है, दो पैरेलल प्लेट्स बना दी हैं। मैंने पैरेलल ही प्लेट्स क्यों ली, मैंने जैसा अभी तुमसे कहा था कि कैपेसिटर कैन बी ऑफ the conductors that you are going to make that you are going to use to make a capacitor can be of any shape, but in our ISC syllabus we have got parallel plates capacitor, and that's the reason why I am talking about with reference to parallel plates only. So this is one plate, plate 1, and this is plate 2. So what I have done, I have taken two plates, and these two plates are maintained at a certain distance, let's say d apart. And how you are maintaining this separation between the plates? Either by putting some sort of dielectric material in between the plates, ताकि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टच ना करें, और फिर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का रीअरेंजमेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी बैटरी और अ सेल। अब ये जो बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है या इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, इसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल और सिंपली डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम भी चलेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वैक्यूम या एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक तो उसे एयर कैपेसिटर कहते हैं। हम लोग माइका शीट या फिर लेट्स से हम लोग इसके बीच में पेपर, किसी भी तरह का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल को डालकर दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मेंटेन कर देते हैं, और तब हमें एक पैरेलल प्लेट कंडक्टर या कैपेसिटर मिल जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बना रहे हैं, दो मेटालिक प्लेट्स ले रहे हैं, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दे रहे हैं, मे बी माइका, मे बी पेपर, मे बी एयर, और इन प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को रीअरेंज कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिल गया। इसी तरह से हम दो स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में अगर इंसुलेशन मेंटेन कर दें, बीच में दो एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ले लें और उन दोनों के बीच में कुछ मटेरियल को फिल कर दें, एक ये शेल ले लिया और एक दूसरा शेल ये ले लिया, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, और यहां पे क्या कर दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया स्फेरिकल कंडक्टर। लेकिन ये कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में कौन सा, आईएससी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। सीबीएसई के सिलेबस में स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल भी है,
तो अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आईएससी सिलेबस के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तो अब आगे चल के हम लोग सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड what capacitor is. A capacitor basically is going to consist of two conductors containing equal and opposite charges separated by some insulating material in between the two plates. Now since they are going to carry equal and opposite charges, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, तो अगर मैं कहता हूं टोटल चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज ऑफ एनी कैपेसिटर विल ऑलवेज बी 0। इस बात का ध्यान रखना है कि चार्ज, जब मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर कहता हूं तो किसी वो एक प्लेट का चार्ज है। अगर टोटल चार्ज की बात करोगे तो कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। प्लीज टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड in a numerical problem or in multiple choice questions कि somebody asks you what is total charge on the capacitor, then you say Q, नहीं, और charge stored on a plate ना, total charge is always 0। आप सिर्फ चार्ज को रीअरेंज करते हो, जो रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्ज है बस वही हो रहा है। टोटल चार्ज हमेशा कैपेसिटर के ऊपर 0 ही होगा। Students, let's now try to understand another term associated with capacitor, and this term happens to be capacitance. So what is capacitance? Now the capacity of any capacitor is defined in term of a physical quantity called as capacitance. अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, जस्ट लाइक अ टैंक, एक टंकी की तरह। तो जब आप बाजार में एक टंकी खरीदने जाते हो तो उसके लिए आपके लिए प्राइमरी जो चीज है जिसको आप दिमाग में रख के किसी टंकी को परचेज करोगे वो होगी उसकी कैपेसिटी, कि भाई मुझे 10 लीटर की टंकी चाहिए, 100 लीटर की चाहिए, 500 लीटर की चाहिए, 1000 लीटर की चाहिए। तो आप बेसिकली क्या चीज को दिमाग में रखे हुए, भाई उस टंकी के अंदर कितना पानी को स्टोर करने की क्षमता है। ठीक इसी तरह से when we go to buy a capacitor, what is the prima facie thing that should come to our mind? And that happens to be the capacity of that capacitor, called as capacitance. That means when I am looking for to buy a capacitor, I am going to look for its capacitance. This is a capacitor of 10 microfarad capacitance and this is a capacitor of 100 microfarad capacitance. The moment the person tells me these two capacitance of these two capacitor, I can make it out the 10 microfarad capacitance would restore less amount of electrostatic potential energy in comparison to a 100 microfarad capacitance of a capacitor. So that's what the role of capacitance is. It tells me the amount of electrical energy that can be stored for every potential of charging. So the capacitance of a capacitor tells us the amount of charge the capacitor can store per unit of potential difference, and it is defined as the ratio of charge on any one plate divided by the potential difference maintained across the plates of the capacitor. तो इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आपने लिया, इस फॉर्मूले में ये Q क्या बता रहा है? This Q is going to tell me amount of charge stored on any one plate. एक बार फिर से try to recollect. Just now I told you the total charge on the capacitor is always 0. So whenever we are talking about charge, it always implies the charge on any one plate. And what does this delta V stands for? This delta V stands for potential difference across the two plates. So the capacitance happens to be the ratio of charge stored on any one plate with the potential difference across the two plates of the capacitor. Now what will be the SI unit of capacitance?
As you can see, the SI unit of capacitance will be coulomb. And what is the SI unit for potential difference? That is volt, coulomb per volt. And 1 coulomb per volt is referred as 1 farad. So the SI unit of capacitance happens to be 1 farad. Is that clear, friends? So SI unit is farad and 1 farad happens to be 1 coulomb per volt. Students, let's try to find out the capacitance of any parallel plate capacitor. Now, as I told you, in ISC syllabus we have got parallel plate capacitor, so we are going to confine the entire intention for the parallel plate capacitor only. Now, there are two plates. This is the plate 1 and this is the plate 2. There are two plates of area A. One plate has got a charge plus Q, another plate has got a charge of minus Q. Just now I told you, in order to make a capacitor you need two conductors of any shape. So for us the shape happens to be the parallel plates, two parallel plates, and they should have equal and opposite charges. So there I am having a plus Q charge and on the other plate I am having a minus Q charge, and these two plates need to be separated by some distance with the help of any dielectric or any insulating medium which separate these two plates apart. Now this device is now what is going to be referred by us as a capacitor. Now we are looking for to find out the capacitance of parallel plate capacitor. So in order to get the capacitance of parallel plate capacitor, you should recall the formula that just now I told you, that the capacitance of a capacitor is defined with the help of charge stored on any one plate of the capacitor divided by the potential difference developed across the two plates or across the two conductor. Charge on any one conductor divided by the potential difference across the two conductors. So friends, in order to get the capacitance of this parallel plate capacitor, what I am going to do, I am going to try to answer certain questions and then we will try to develop the expression for capacitance for this parallel plate capacitor. What you can do, as the question appears on the screen, you can pause the question and you yourself can try to answer these questions. So the first question that you can try to answer is, if for the given figure or for the given plates, can you find the surface charge density of these two plates? Now how have we defined the surface charge density? The surface charge density of any plate was defined as charge per unit area of the plate. What is the charge on any one plate of the this capacitor? The charge on any one plate happens to be Q. And what is the area of the plate? The area of the plate happens to be A. So what will be the surface density? Let me call this surface density as sigma. Then sigma will be equals to Q by A. So if you have got the same answer, you can pat yourself. That's the correct answer. Now for one plate, for this plate, the surface density can be called as plus sigma. For the other plate, the surface density can be called as minus sigma. Now the second question is, state in vector form electric field in between the plates. Friends, in the Gauss theorem we have discussed electric field due to any one plate, and over there I have given you one question also to determine the electric field in between the plates, and I have discussed this problem in detail with the numerical problem 6th that I discussed from the second chapter of Newton ISC physics. I would like you all to once go and revisit that particular video to brush up the memory that what is the electric field in between the plates. You can find the link by clicking on the top right hand corner I button. I'm just directly going to state the result that I've derived it over there. On this side of the plate, that is on the left side of both the plates, the electric field will be equal to 0. Whereas on the right side of both the plates, once again the electric field will come out to be 0.
But in between these two plates, the electric field will be equals to sigma upon epsilon naught. And what is sigma? Sigma happens to be the charge density of any of these plate. And if I want to bring the value of sigma that I've just now calculated, that can be written as Q by A, that is sigma upon epsilon naught, which on solving can be written as Q by A epsilon naught. So state in vector form electric field in between the plates. So I can say in between the plates the electric field will be sigma upon epsilon naught I cap, because the electric field is directed from the positive to the negative. Or it can also be restated as E is equals to, substituting the value of sigma, that is Q upon A epsilon naught I cap. The third question that you have got says, state the relationship between the electric field and the potential difference between the plates. Now, once again, we have discussed this relationship in detail in chapter of electric potential and potential energy. If you haven't watched that video, once again, I would recommend you to click the right hand top corner. You will get the link over there and go and watch the video over there. Now, you know that the electric field is negative gradient of potential difference, or for the magnitude purpose, I can say that electric field is modulus of potential gradient. So E is equals to delta V by delta D. And now I'm interested in, okay, this was the question and that's what I have stated. Now let's try to find out the potential difference that can be developed across these two plates. So electric field being equal to delta V by delta X. Now I know the electric field that exists in between the plates, and that happens to be Q by A epsilon naught. So the potential difference across the plates will then be equals to PD upon the distance between these two plates, happens to be D. So rearranging this term, I will get the potential difference between the plates as QD upon A epsilon naught. So this is the expression for potential difference between the two plates of the capacitor. Now the question says, find the capacitance of the capacitor. How do you define the capacitance? Capacitance is defined as the charge on any one plate divided by the potential difference across the plates of the capacitor. What is the charge on any one plate? That is Q. And what is the potential difference you have obtained? That happens to be QD upon A epsilon naught. On rearranging the term, this will become A epsilon naught upon QA epsilon naught upon QD. Q and Q cancels out. I will get A epsilon naught by D. Now, in this entire discussion, so I got the expression for capacitance of a parallel plate capacitor as A epsilon naught by D. Now, in this discussion of capacitance of a parallel plate, I have assumed that the medium in between the two plates is air. Suppose instead of air, the material that is filled in between the two plates has got some permittivity of epsilon. Then in that situation, C dash, the new capacitance will be A, instead of epsilon naught, I am going to put epsilon into D. And you also know that epsilon and epsilon naught was related with A. Instead of epsilon, I can write down as K times epsilon naught by D. So if instead of A, I have got some other medium, then the capacitance can be written as A K epsilon naught by D. So for air plate capacitor, the capacitance is A epsilon naught by D. For any other medium in between the plates, the capacitance can be written as K A epsilon naught by D. So remember, C dash can then be called as K times of C naught.
So we can summarize the earlier discussion as the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a dielectric was obtained as A epsilon naught by D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a dielectric or insulating medium. But if instead of air any other dielectric medium is placed, then the capacitance becomes C dash is equals to A epsilon by D, or C dash is equals to A K epsilon naught by D, which can be rearranged as K A epsilon naught by D. Now this is the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with any medium. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with any medium as an insulating medium in between the plates. And it is important for you all to note that C dash is equals to K times of C naught, because this thing is C naught. Let's say this value is C naught, then this can be written as C dash is equals to K times of C naught. That means by introducing any sort of dielectric in between the plates of the capacitor, you are always going to increase the capacitance of the given capacitor. So that becomes also a very important point for you all to understand कि जब भी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप किसी भी तरह का कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाल देते हो, तो उससे जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो हमेशा इंक्रीज करता है. हम लोगों ने जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो ओवर देयर आई टोल्ड यू कि K इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. सो K इज ऑलवेज going to be greater than 1, so that's why the capacitance will always increase whenever we insert some dielectric in between the plates of the capacitor. Hope this discussion will give you an insight how to derive the capacitance of a parallel plate capacitor, and it is going to be an important derivation from the ISC board point of view, friends. Now remember that though we have got the expression of capacitance being equal to Q by V, but you must have noticed that the capacitance of a parallel plate capacitor came out to be epsilon naught A by D or K A epsilon naught by D. So it should be noted by you all that the capacitance in general does not depend upon Q and V. Now this becomes a very important point, that the capacitance of any capacitor in general does not depends upon Q and V, rather it depends only upon the ratio. And when I take that ratio, I find a very interesting result to come up, and that happens to be that the capacitance depends upon the area. Can you see this area? That means the capacitance of a capacitor depends upon the geometry, that is the shape and the size of the two capacitors, of the two conductors that are going to form the capacitor. So it depends upon the geometry of the two conductors forming the capacitor. Then you would also notice that C is inversely proportional to D, that is, it depends upon the distance of separation between the two conductors. Smaller the distance, large will be the capacitance. So it depends upon the distance of separation between the two conductors. And then you might have noticed it also depends on a factor of K, that is the nature of dielectric in between the two plates. So whatsoever the dielectric I have filled, it will also depends upon the nature of the dielectric in between the plates. So
It depends upon the area, what area is. It depends upon the distance, what distance between the two conductors you are maintaining. And third, what type of medium have you filled in between the plates. So on all these three factors, the capacitance of a conductor depends upon. So let's put everything in a flowchart view. Capacitor happens to be a charge storage device which stores the charge in form of electrostatic potential energy. Now, capacitor can be thought similar to as a water tank. What is the purpose of a water tank? It stores the water. Similarly, a capacitor stores the electrostatic potential energy for us. Capacitor can be of different shapes such as spherical, cylindrical or parallel plate. In our syllabus we have got just parallel plate capacitor. Other two are not associated with ISC syllabus, so we haven't discussed that. And the capacitance of a parallel plate was that we have obtained as A epsilon naught by D for air as a dielectric medium. Now, capacitor consists of two conductors separated by some distance with the help of any insulator or dielectric like air, mica, paper, etc. Now, capacitor's capacity is defined in terms of a physical quantity called as capacitance, which happens to be the ratio of charge stored on any one plate to the potential difference. Now, this V happens to be potential difference. Okay, while solving the numerical, friends, I am going to always use the expression as Q upon PD. Now, this is how I am going to write down the capacitance of a capacitor. Here I have written as C is equals to Q by V because most of the textbook prefer to write it out. I prefer to write in this manner, so please take care. This helps us to make my understanding more clear that V is potential difference. So that's why I always prefer to write it down as potential difference, and Q as the charge stored on any one of the plates. So capacitance of any capacitor is defined as the ratio of Q by PD. This ratio depends upon, that is Q upon PD, or in terms capacitance depends upon geometry of the conductor, that is the shape, size and the area, etc. Distance between the two conductor, and third, the nature of medium, insulating medium separating the two plates. So friends, this was an introduction to capacitors, capacitance and parallel plate capacitors. Go through it, and then we will, in the next video, we will be discussing about energy stored in a capacitor. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.